नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर पेस्ट के अंदर हम देख रहे थे राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में। आज हमारी रहेगी क्लास नंबर 13। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। मित्रों, जो अनुच्छेद हमारे संविधान में प्रधानमंत्री से रिलेटेड है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर एक एक प्रधानमंत्री के बारे में आज की इस क्लास के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज वर्तमान में नरेंद्र मोदी तक जो भी प्रधानमंत्री बने हैं उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में आज की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे। इसके साथ जो बाकी की क्लासें हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। पीडीएफ चाहिए आपको तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ के थ्रू अपने नोट्स भी बना सकते हैं। मित्रों, कहीं पर भी आप अध्ययन कर रहे हैं तो उससे पहले हमारी क्लासें एक बार इतिहास विषय हमारा कंप्लीट हो चुका है, राजनीति विज्ञान चल रहा है, तो इनकी क्लासें आप एक बार समय निकालकर जरूर देखें दोस्तों। तो चलते हैं आज की क्लास में। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, पहले हम बात करेंगे अनुच्छेदों के बारे में कि प्रधानमंत्री का पद कहां है, मंत्रिपरिषद क्या है, और फिर इसके जो प्रधानमंत्री हमारे बने हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं मित्रों प्रधानमंत्री के अनुसार। तो अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री और 74 और 75 जो अनुच्छेद है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड है। तो देखते हैं ये अनुच्छेद क्या कहते हैं। अनुच्छेद 74 देखिए मित्रों क्या कहता है। राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, यानी कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा दोस्तों। समझे मित्रों, यह कहा गया है अनुच्छेद 74 के अंदर। अब बात करते हैं कि जो मंत्री है ये मंत्री कितने प्रकार के, तो इसमें 3 प्रकार के जो मंत्रिपरिषद है इसमें 3 प्रकार के मंत्री होंगे। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जो मित्रों कैबिनेट मंत्री होंगे ये मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और जो विभाग है उसके क्या रहेंगे? अध्यक्ष रहेंगे। जैसे गृह विभाग है तो गृह मंत्री उसका क्या रहेगा? अध्यक्ष रहेगा, जो कैबिनेट मंत्री है वो दोस्तों। राज्य मंत्री ये एक स्वतंत्र प्रभाव है, स्वतंत्र प्रभार है। राज्य मंत्री और उप मंत्री ये 2 और 3 है। राज्य मंत्री और उप मंत्री दोनों कैबिनेट मंत्री को सहायता प्रदान करते हैं। स्वतंत्र प्रभार कभी कभी अलग रखा जाता है दोस्तों। तो अनुच्छेद 74 के अंदर क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान होगा प्रधानमंत्री। मंत्री 3 प्रकार के होंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब चलते हैं अनुच्छेद 75 की ओर। 75 के अंदर आपको 6 भाग मिलेंगे, 75(1), 75(2), 75(3), 75(4), 75(5) और 75(6). तो 75 अनुच्छेद 75(1) क्या कहता है? प्रधानमंत्री एवं उसकी सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद जो 75(1) है वो ये कहता है कि प्रधानमंत्री की और फिर उसकी सलाह से जो मंत्री है उनकी नियुक्ति कौन करेगा? उनके जो मंत्रिपरिषद के सदस्य यानी मंत्री उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। बात करते हैं 75(1)(a) की। 75 की 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी उस समय, उसके द्वारा जोड़ा गया। तो उसमें क्या कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की वर्तमान संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा, जिसमें पीएम भी शामिल है। वर्तमान में जो लोकसभा की संख्या है उसका 15%, जो लोकसभा संख्या है उसका 15% आप निकालिए, उतने ही मंत्री बनाए जा सकते हैं, उससे अधिक नहीं। और 15% में प्रधानमंत्री खुद पीएम भी शामिल रहेगा। यह जोड़ा गया था 91वां संविधान संशोधन 2003 से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 75(2) में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगी। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ही मंत्रिपरिषद अपने पद पर रहेगी। व्यक्तिगत जो मंत्रिपरिषद है ये व्यक्तिगत उत्तरदायी किसके प्रति है? राष्ट्रपति के। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत उत्तरदायी किसकी ओर होती है? राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायी होती है दोस्तों। आगे चलते हैं अनुच्छेद 75(3) की ओर। तो देखिए मित्रों अनुच्छेद 75(3) क्या कहता है।
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, व्यक्तिगत रूप से तो किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के। और 75(3) ये कहता है, 75 अनुच्छेद 75(3) कि मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके पर, सामूहिक रूप से किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। बात करते हैं अनुच्छेद 75(4) की, मंत्रियों की शपथ का प्रावधान। मंत्री का जो शपथ है उनको कौन शपथ दिलाएगा? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। तो जो मंत्रियों की शपथ का प्रावधान है वो है अनुच्छेद 75(4) के अनुसार। तीसरी जो अनुसूची है वो भी शपथ के समय देखी जा सकती है। मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 75(5) की, 6 माह तक बिना संसद सदस्य बने मंत्री बना जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति है जो मंत्री बना है तो वो 6 माह तक अगर वो संसद का, चाहे लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो वो मंत्री बन सकता है। 6 माह से पहले उसको सदस्यता लोकसभा या राज्यसभा की लेनी अनिवार्य होगी। 6 माह में सदस्यता अनिवार्य है, अन्यथा मंत्री पद नहीं रहेगा। 6 माह तक अगर उसने क्या है सदस्यता नहीं ली है तो उसका मंत्री पद नहीं रहेगा। अनुच्छेद है जो 75(6) क्या कहता है? मंत्रिपरिषद के वेतन भत्ते मंत्रिपरिषद की सलाह से संसद तय करेगी। जो मंत्रिपरिषद है, जो मंत्री है, उनके जो वेतन और भत्ते हैं वो संसद यानी मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कौन तय करेगी? संसद तय करेगी। तो ये था दोस्तों हमारा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड अनुच्छेद। अब बात करते हैं हम भारत के प्रधानमंत्रियों की। तो चलते हैं मित्रों भारत के प्रधानमंत्री। सबसे पहले 1 नंबर पे जो सबसे पहले प्रधानमंत्री वही आएंगे। कौन आएंगे? सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। थोड़ा सा बड़ा वीडियो रहेगा, बड़ी क्लास रहेगी, तो स्पीड के साथ हम देखते जाएंगे। और वैसे अगर आप इन नोट्सों को ऐप से लेकर पढ़ लेंगे तो भी लगभग आप एक बार पढ़ोगे तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से नोट्स बनाए गए हैं ये। तो देखिए मित्रों, जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था 15 अगस्त 1947 को और 27 मई 1964 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे दोस्तों। सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले पीएम है ये, यानी सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले भारत के कौन से प्रधानमंत्री है? जवाहरलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू ने एक नारा दिया था, आराम हराम है। यह नारा किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। आराम हराम है। भारत चीन युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1961 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू ही थे दोस्तों। पंचशील का सिद्धांत दिया, जो पंचशील का सिद्धांत है ये दिया था चीन के परिप्रेक्ष्य में और तिब्बत के मुद्दे को लेकर। तिब्बत पर चीन अपना अधिकार जता रहा था, तो उस समय मतलब 29 अप्रैल 1954 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील का सिद्धांत दिया था। यहां से अगर क्वेश्चन बनेगा तो सीधा यही क्वेश्चन आएगा आपके कि पंचशील का सिद्धांत किसके परिप्रेक्ष्य में दिया गया? चीन के। यह पंचशील का सिद्धांत है वो किस मुद्दे को लेकर दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वो दिया गया था तिब्बत के मुद्दे को लेकर। पंचशील का सिद्धांत कब दिया गया? 1954 में दिया गया। इन्होंने गुट निरपेक्षता का भी सिद्धांत दिया। जो गुट निरपेक्षता का सिद्धांत है वो किसने दिया है? जवाहरलाल नेहरू ने। पंचशील का सिद्धांत, गुट निरपेक्षता का सिद्धांत, दोनों सिद्धांत किसने दिए हैं? जवाहरलाल नेहरू ने दिए हैं। आगे चलिए मित्रों, आगे देखिए 1961 में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड यूगोस्लाविया, जो पहला आपका हुआ है यूगोस्लाविया नहीं यूगोस्लाविया मित्रों, जो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन है वो बेलग्रेड यानी यूगोस्लाविया देश है वहां पर हुआ और इसमें 25 देशों ने भाग लिया था। तो क्वेश्चन बन सकता है पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां पर हुआ, या पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ उसमें कितने देशों ने भाग लिया? 25 देशों ने। कब हुआ? 1961 में। अब मित्रों बात आती है गुट निरपेक्ष, जो ये हमने गुट निरपेक्ष का सिद्धांत दिया है, तो ये गुट निरपेक्ष का जो शब्द है ये दिया था बीपी करसन मेनन ने। बीपी करसन मेनन के द्वारा दिया गया है और इसको जो प्रसिद्ध है गुट निरपेक्ष को बनाया था नेहरू, नासिर और टिट्टो ने। नेहरू, नासिर और टिट्टो ने गुट निरपेक्ष को लोकप्रिय बनाया, जबकि यह शब्द किसने दिया था? बीपी करसन मेनन ने दिया था। गुट निरपेक्ष का शब्द बीपी करसन मेनन ने दिया था दोस्तों।
आगे देखिए, 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1983 में भारत दिल्ली में आयोजित हुआ। पहला तो कहां पर हुआ है? बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। और 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन है वो भारत में हुआ था 1983 में, जब भारत ने क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता था उस समय दोस्तों। कहां पर? दिल्ली के अंदर। 18वां सम्मेलन जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन है वो 2019 में वियतनाम में हुआ है, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन बनता है। तो 18वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां पर? वियतनाम के अंदर 2019 के अंदर हुआ दोस्तों। आगे देखिए, इनकी सरकार में उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? सरदार पटेल, यानी जवाहरलाल नेहरू की जो सरकार थी ये प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने उप प्रधानमंत्री भी बनाया था 1947 से लेकर 1950 तक सरदार वल्लभ भाई पटेल को। मित्रों अब बात करते हैं ये उप प्रधानमंत्री है क्या। मित्रों उप प्रधानमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं होता है, ये कोई संवैधानिक पद नहीं है, ये केंद्र सरकार का वरिष्ठतम मंत्री है, उसको बना दिया जाता है उप प्रधानमंत्री। जैसे यहां पे देखो बनाया गया सरदार पटेल को, ये वरिष्ठतम क्या थे? मंत्री थे, तो इनको दर्जा दिया गया उप प्रधानमंत्री का, जबकि उप प्रधानमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं होता है। आगे देखिए मित्रों, आगे चलते हैं। आगे देखिए, नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। यह बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आधुनिक भारत का मंदिर, नदी घाटी परियोजनाओं को किसने कहा? नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनको आधुनिक भारत का मंदिर। दोस्तों 1962 में चीन युद्ध के बाद इन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। किनके द्वारा? जेवी कृपलानी के द्वारा। जेवी कृपलानी के द्वारा 1962 में इन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जो भारत चीन युद्ध हुआ था उस समय। दोस्तों तो याद रखना है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है इन पर अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो कब लाया गया था? 1962 में। किसके द्वारा? जेवी कृपलानी के द्वारा। दोस्तों इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1955 के अंदर। 1955 में जो ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था ना, ये पास नहीं हुआ था उस समय। दोस्तों ये याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दिया गया था 1955 के अंदर। ये उस समय क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों ये लगातार भारत के 4 बार प्रधानमंत्री बने, 4 बार प्रधानमंत्री बने थे ये लगातार। देखिए 1947 से 1952, 1952 से 1957, 1957 से 1962, 1962 से 1964, और 64 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। मतलब 4 बार लगातार प्रधानमंत्री बनने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री है वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। दोस्तों आगे देखिए मित्रों, आगे हैं, इन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किले से देश के नाम प्रसिद्ध भाषण दिया। जिस दिन देश हमारा आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस दिन जवाहरलाल नेहरू ने देश के नाम प्रसिद्ध भाषण दिया था लाल किले से, जिसका नाम क्या है? नियति के साथ मिलन। ये याद रखना है, 15 अगस्त 1947 को जेलन के द्वारा यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया प्रसिद्ध भाषण, जिसका नाम है, क्वेश्चन आ सकता है इस प्रकार से, नियति के साथ मिलन। दोस्तों बात करते हैं 27 मई 1964 को, तो जब ये पद पर थे, प्रधानमंत्री थे, पद पर हृदय गति रुकने से इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो 27 मई 1964, 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री बने, और 27 मई 1964 जब हृदय गति रुकने से इनकी मृत्यु हुई, तब तक ये लगातार प्रधानमंत्री पद पर रहे। दोस्तों इनका समाधि स्थल है, उसका नाम है शांति वन या शांति घाट। दोस्तों दिल्ली में आपको देखने को मिल सकता है शांति वन या शांति घाट। किनका है समाधि स्थल? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो दोस्तों पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई है, तो सीधा चुनाव तो होगा नहीं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो आगे चलते हैं, जब इनकी पद पर मृत्यु हो जाती है तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं गुलजारी लाल नंदा। कार्यवाहक 27 मई 1964 को बने, और 9 जून 1964 को जब चुनाव होकर नया प्रधानमंत्री आ जाता है तो ये अपने पद से हट जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी तो उस समय मृत्यु के उपरांत कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था।
गुलजारीलाल नंदा के बाद देश के प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। 9 जून 1964 को ये प्रधानमंत्री बने और 11 जनवरी 1966 तक, लगभग कितने समय तक, 1.5 साल के आसपास ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। भारत के प्रधानमंत्री रहे और इनकी भी क्या हो गई थी, पद पर मृत्यु हो गई थी दोस्तों। देखिए, तो लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं 1964 में, 1966 तक प्रधानमंत्री रहते हैं। इन्होंने पहला भारत पाक युद्ध लड़ा जो 1965 में हुआ था ना, 24 सितंबर 1965 को युद्ध हुआ था। तो युद्ध हुआ था, उस समय ये क्या थे, देश के प्रधानमंत्री थे। तथा 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौते में युद्ध है वो रुक गया था। मतलब लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे उस समय भारत पाक का प्रथम युद्ध हुआ था। यह क्वेश्चन आया हुआ है। भारत पाक के प्रथम युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। यह नारा है मित्रों, इसमें आगे बढ़ोतरी होगी, आप देखना, आगे ये नारा बढ़कर हमारे सामने आएगा तो याद रखना, उस समय आपसे मैं क्वेश्चन कर सकता हूं कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री ने। इन्हें भारत रत्न 1966 में दिया गया। मरणोपरांत भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। दोस्तों, इनका जो समाधि स्थल है वो किस नाम से जाना जाता है? विजय घाट के नाम से जाना जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट है दोस्तों। तो 1966, 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की हो जाती है मृत्यु। तो उसके बाद फिर से क्या बनेंगे? कार्यवाहक प्रधानमंत्री। फिर से बनेंगे आपके गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा बनते हैं फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966, लगभग 13-14 दिन तक ये बनते हैं भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री। मित्रों, जो गुलजारीलाल नंदा है इनको भी भारत रत्न मिला है। कब? 1997 के अंदर। दोस्तों देखिए, इनके समाधि स्थल, जो गुलजारीलाल नंदा का समाधि स्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है? नारायण घाट के नाम से जाना जाता है। नारायण घाट गुलजारीलाल नंदा का समाधि स्थल है। दोस्तों, तो जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती है, गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक बनते हैं, तो फिर नए चुनावों के सामने आते हैं नए प्रधानमंत्री और बनती है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। देखिए मित्रों, 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है और 24 मार्च 1977 तक यह रहती है हमारे देश की प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया है? इंदिरा गांधी ने दिया है। दोस्तों, हरित क्रांति की शुरुआत भी किसने की थी? इंदिरा गांधी ने 1966 में। 1966 में इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत की। मित्रों, इंदिरा गांधी के समय 33 बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा है। 33 बार राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356, जो हमने आर्टिकल राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पढ़ी थी उनमें पढ़ा था, किसी राज्य में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भंग हो जाती है तो वहां पर लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। तो यहां पे देखिए, राष्ट्रपति शासन इंदिरा गांधी ने जो अनुच्छेद 356 है उसका 33 बार प्रयोग किया है 1966 से 1977 के मध्य, और 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल भी लगाया है। अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है दोस्तों। तो राष्ट्रीय आपातकाल 2 बार लगाया था इन्होंने। वो किस समय लगाया था वो हम नीचे पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने पहले शासन में 33 बार राष्ट्रपति शासन लगाया था। यह क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। बात करते हैं मित्रों 2 बार जो राष्ट्रपति शासन लगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, उसके बारे में। यह कब कब क्यों लगा? तो देखिए, 3 दिसंबर 1971 को पहली बार लगा था जब दूसरा भारत पाक युद्ध हुआ। दूसरा भारत पाक युद्ध होता है तो उसके अंदर लगता है कौन सा शासन? आपातकाल। शासन नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा। देखिए मित्रों, 3 जुलाई 1972 को हुआ था शिमला समझौता, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। शिमला समझौता किन किन के मध्य हुआ है? इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य।
पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इनके मध्य हुआ था शिमला समझौता। कब हुआ था? 3 जुलाई 1972 को। 3 जुलाई 1972 को यह समझौता हुआ और जो भारत पाक युद्ध हो रहा था वो उससे रुक जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है 3 दिसंबर 1971 को जब भारत पाक युद्ध हुआ दूसरा, तो उसमें क्या लगाया गया था मित्रों? क्या लगाया गया था? राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। यहां से क्वेश्चन बनता है पहला भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1965 में, 24 सितंबर 1965 में दोस्तों। पहला तो हमारे सामने आ गया। दूसरा आपातकाल क्यों लगाया गया? 25 जनवरी 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर दूसरा आपातकाल लगाया गया था। देश में आंतरिक अशांति फैल गई थी, उस वजह से आपातकाल देश के अंदर लगाया गया था। आगे चलते हैं मित्रों, आगे देखते हैं। आगे देखिए 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया। किसने? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने पहला परमाणु परीक्षण किया था पोखरण, जैसलमेर जिला है राजस्थान, वहां पर पोखरण जगह है जो आपके रामदेवरा के नजदीक है, वहां पर किया था। कब किया था? 1974 के अंदर। मित्रों इसे नाम भी दिया था, इसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। जो पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था उसका नाम क्या दिया गया था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। इंदिरा गांधी को जो भारत रत्न मिला है वो कब मिला है? 1971 के अंदर दोस्तों। इन्होंने भारत में सबसे बड़ा संविधान संशोधन किया था, 42वां संविधान संशोधन 1946। मित्रों 1946 नहीं है, 1976 है, सॉरी 1976 ऊपर लिख देता हूं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया, जो भारत का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है अब तक का। इसे विवादास्पद संविधान संशोधन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने संविधान की जो सर्वोच्चता और संघीय व्यवस्था है उसको बदलने का प्रयास किया था। किसने? इंदिरा गांधी ने। तो यह विवादास्पद संशोधन भी कहा जाता है। इन्होंने उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को बनाया 1967 से 1969 तक। तो इंदिरा गांधी ने भी उप प्रधानमंत्री बनाया है, वरिष्ठतम जो मंत्री है उसको ही हम यहां पर उप प्रधानमंत्री का दर्जा देते हैं। तो उप प्रधानमंत्री किसको बनाया है? मोरारजी देसाई को। मित्रों इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। जब पहला कार्यकाल था 1969 में, उस समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और जब दूसरा कार्यकाल आएगा 1980 में, उस समय भी इन्होंने क्या किया था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी उस समय जो राजाएं थे उनको विशेषाधिकार प्रिविलेज प्राप्त थे, तो उनको समाप्त कर दिया 26वां संविधान संशोधन 1971 में। 26वां संविधान संशोधन किया 1971 में, और राजाओं के प्रिविलेज यानी कि विशेषाधिकार है उनको क्या कर दिया? इन्होंने समाप्त कर दिया दोस्तों। ये थी इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी के बाद में देश के प्रधानमंत्री बनते हैं मित्रों मोरारजी देसाई। देखिए मित्रों मोरारजी देसाई, जब 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और 28 जुलाई 1979 तक ये भारत के क्या रहते हैं? प्रधानमंत्री रहते हैं। मित्रों गुटनिरपेक्ष जो शब्द है हमने पहले उसके बारे में पढ़ लिया है, लेकिन यहां पे आया असली गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत। जो ये गुटनिरपेक्षता, गुटनिरपेक्ष तो हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय पढ़ लिए, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है? असली गुटनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? मोरारजी देसाई ने। जो ये शब्द है वो किसने दिए थे? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था दोस्तों। इन्होंने 2 उप प्रधानमंत्री बनाए, मोरारजी देसाई ने 2 उप प्रधानमंत्री बनाए, चौधरी चरण सिंह को और बाबू जगजीवन राम को। किन किन को? चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम को उप प्रधानमंत्री इन्होंने बनाए दोस्तों। तो पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने 2 उप प्रधानमंत्री बनाए वो थे मोरारजी देसाई। पहले गैर कांग्रेसी पीएम है ये, गैर कांग्रेसी पीएम अब तक, यानी कि 24 मार्च 1977 तक जो भी प्रधानमंत्री बने वो कांग्रेस के थे, लेकिन ये गैर कांग्रेस पीएम बने हैं दोस्तों। आगे देखिए, ये ऐसे पीएम बने जिन्होंने त्याग पत्र दिया। 28 जुलाई 1979 को इन्होंने त्याग पत्र भी दिया है। तो पहले पीएम जिन्होंने अपना त्याग पत्र दिया है कौन है?
मोरारजी देसाई। पहले पीएम जो गैर कांग्रेसी पीएम है वो कौन है? मोरारजी देसाई है। इन्होंने 44वां संविधान संशोधन कब किया था? 1978 में किया था। इन्होंने 44वां संविधान संशोधन भी किया है दोस्तों। संपत्ति के मौलिक अधिकार को सामान्य अधिकार बनाया। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने पढ़ा था कि जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का मौलिक अधिकार, उसको सामान्य अधिकार बनाया गया, सामान्य कानून बनाया गया। तो यह बनाया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे चलते हैं मित्रों, आगे देखिए, मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है वो किस नाम से है? अब्बे घाट के नाम से जाना जाता है। मोरारजी देसाई ने इन्होंने आपातकाल में हुई परेशानियों की जांच के लिए शाह आयोग का गठन किया, जिसने इंदिरा गांधी सरकार को दोषी नहीं माना। शाह आयोग, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उसने 2 बार, एक तो भारत पाक युद्ध और दूसरा अशांति कांड, 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल देश के अंदर लगाया था। तो उसकी जांच के लिए जो परेशानियां जनता को हुई उस समय, उनकी जांच के लिए शाह आयोग का गठन किया था मोरारजी देसाई ने। लेकिन जो शाह आयोग है उसने क्या किया? इंदिरा गांधी सरकार को इसमें दोषी नहीं माना दोस्तों। मोरारजी देसाई ने दे दिया था त्यागपत्र। त्यागपत्र देने के बाद नए प्रधानमंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह। देखिए मित्रों, 28 जुलाई 1979 को बनते हैं और 14 जनवरी 1980 तक ये रहते हैं देश के प्रधानमंत्री। देखिए, ये दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। पहले मोरारजी देसाई, दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? चौधरी चरण सिंह बने हैं दोस्तों। जो कांग्रेस पार्टी थी उसने इन्हें बाहर से क्या दिया था? समर्थन देकर इनकी सरकार बनाई थी। अंदर से समर्थन नहीं दिया था, बाहर से सपोर्ट किया था कि हम आपके साथ है, आप सरकार बनाओ दोस्तों। एकमात्र पीएम यानी एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया। पहले त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, दूसरे त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री है चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने लोकसभा का सामना ही नहीं किया है। इन्होंने लोकसभा का क्या नहीं किया है? सामना ही नहीं किया था दोस्तों। आगे देखिए, इन्होंने उप प्रधानमंत्री यशवंत वी चौहान को बनाया। यशवंत वी चौहान है, उसको क्या बनाया था? उप प्रधानमंत्री। चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है उसको किसान घाट के नाम से जाना जाता है। तो किसान घाट किनका समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। चौधरी चरण सिंह को जो कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था, बाहर से जो समर्थन दिया था वो समर्थन कांग्रेस ने वापस ले लिया। तो इस वजह से सरकार तो गिरनी फिक्स थी। जैसे ही गिरी तो इंदिरा गांधी तैयार थी और बन जाती है नेक्स्ट हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक इंदिरा गांधी फिर से क्या बन जाती है? देश की प्रधानमंत्री बन जाती है। इस कार्यकाल में 17 बार राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया। मित्रों 17 बार, पहले शासन के अंदर 33 बार राष्ट्रपति और इस बार 17 बार, कुल मिलाकर 50 बार राष्ट्रपति शासन देश के अंदर इंदिरा गांधी ने लगाया था दोस्तों। इसलिए इंदिरा गांधी को भारत की आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। आयरन लेडी ऑफ इंडिया कौन है? इंदिरा गांधी है। 31 अक्टूबर 1984 को गोली मारकर हत्या की गई। इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को गोली मारकर क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है उसको शक्ति घाट के नाम से जाना जाता है। जो ये समाधि स्थल है ना, उनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पूछ लिया कि आपका अब्बे घाट जो समाधि स्थल है वो किनका है? मोरारजी देसाई का। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का। शक्ति घाट इंदिरा गांधी का। तो यह आपको याद रखने हैं दोस्तों। जैसे ही इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है तो हत्या होने के बाद नए प्रधानमंत्री देश के आते हैं राजीव गांधी। देखिए मित्रों, राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 के दिन जो गोली मारकर हत्या की गई थी किनकी? इंदिरा गांधी की। तो 31 अक्टूबर 1984 को नए प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी और 1 दिसंबर 1989 तक ये रहते हैं भारत के प्रधानमंत्री। भारत के अब तक के सबसे युवा पीएम, अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्रियों की बात की जाए तो कौन है? राजीव गांधी है। भारत में सूचना एवं संचार क्रांति के जनक, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सूचना और संचार क्रांति के जनक किनको कहा जाता है? राजीव गांधी को कहा जाता है। इन्होंने सिलिकॉन वैली बेंगलुरु बनाई। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु
बनाई। किसने? राजीव गांधी ने। 10वीं अनुसूची जोड़ी। जो 10वीं अनुसूची है वो किसने जोड़ी है? किसने जोड़ी है दोस्तों? राजीव गांधी ने। 52वां संविधान संशोधन 1985 से 1985 में इन्होंने 10वीं अनुसूची जोड़ी दोस्तों। दल बदल निषेधित किया। पहले क्या था कि जो पार्टियां हैं उनके सांसद हो, एमएलए हो या और भी हो, वो अपना दल बदल लेते थे। तो यहां पर इन्होंने कानून बनाकर दल बदल को क्या कर दिया है? निषेधित कर दिया है दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, जो मताधिकार की आयु थी वो 21 से घटाकर 18 की है, जो वर्तमान में 18 है। पहले 21 थी, इसको 18 किसने किया था? राजीव गांधी ने ही किया था 61वां संविधान संशोधन 1989 करके दोस्तों। 21 मई 1991 को इनकी हत्या कोयम्बटूर तमिलनाडु में की गई। इनकी भी हत्या, इंदिरा गांधी की भी हत्या हुई, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी की भी। कब? 21 मई 1991 को कोयम्बटूर तमिलनाडु में इनकी हत्या की गई। मित्रों, यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो नीचे वाली लाइन देखिए आप, राजीव गांधी से रिलेटेड जीवन पर आधारित फिल्म बनी है मद्रास के पे। अगर आपने नहीं देखी है देख ले, राजीव गांधी के जीवन पर आधारित ही फिल्म है मद्रास के पे। इनका समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। तो बताइए, अब्बे घाट किनका समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई का। शक्ति घाट किसका समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी का। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का। शांतिवन या शांति घाट किनका समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू का। ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद करके रखने हैं मित्रों। इनको भी मरणोपरांत क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। कब मिला था? 1991 में। जब हत्या कर दी गई है तो नए प्रधानमंत्री देश के आएंगे, और नए प्रधानमंत्री आते हैं देश के 10वें नंबर के वीपी सिंह। वीपी सिंह बनते हैं भारत के प्रधानमंत्री। 1 दिसंबर 1989 को बनते हैं और 10 नवंबर 1990 तक ये भारत के क्या रहते हैं? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा सरकार के पीएम थे ये। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार केंद्र गठबंधन सरकार का स्पष्ट निर्माण हुआ। केंद्र के अंदर पहली बार गठबंधन सरकार बनी और उसका स्पष्ट निर्माण हुआ, और पूर्णतः बहुमत के साथ ये प्रधानमंत्री बने। और इन्होंने उप प्रधानमंत्री किसको बनाया? चौधरी देवीलाल को इन्होंने क्या बनाया? उप प्रधानमंत्री बनाया। किसने? वीपी सिंह ने। वीपी सिंह के बाद आते हैं चंद्रशेखर। भारत के नए प्रधानमंत्री आते हैं चंद्रशेखर, जो 10 नवंबर 1990 को प्रधानमंत्री बनते हैं और 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। वीपी सिंह राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा से बने थे प्रधानमंत्री, और यह भी राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा है, उसके सरकार के पीएम है दोस्तों। वीपी सिंह ने भी उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को बनाया था, और चंद्रशेखर ने भी उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को ही बनाया है। ऐसे दूसरे पीएम रहे जो लाल किले पर झंडा नहीं फहरा पाए। ऐसे दूसरे पीएम है जिन्होंने लाल किले पर झंडा नहीं पहनाया। तो बात करते हैं पहले पीएम कौन है? पहले पीएम कौन है? चौधरी चरण सिंह। आगे चलते हैं। इसके बाद यानी चंद्रशेखर के बाद भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं कौन? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव बनते हैं, जो 21 जून 1991 को बनते हैं और 16 मई 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। ये नवपंथशील के जनक माने जाते हैं। ये नवपंथशील है ना, ये नवपंथशील, ये कोई चीन या तिब्बत से जुड़ा हुआ नहीं है, ये आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। ये व्यवस्था है ना नवपंथशील। नवपंथशील के जनक है नरसिम्हा राव, और नवपंथशील के जो व्यवस्था है यह आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। इन्हें भारत के एलपीजी का जनक माना जाता है। एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का जनक नरसिम्हा राव को माना जाता है दोस्तों। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। इन्हें आर्थिक उदारीकरण का भी जनक कहा जाता है। किन किन का? नवपंथशील का जनक, एलपीजी का जनक यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का जनक, आर्थिक उदारीकरण का जनक किनको कहा जाता है? नरसिम्हा राव को। सरकार में वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, जो आगे चलकर हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। मनमोहन सिंह वो नरसिम्हा राव की सरकार में क्या थे? वित्त मंत्री थे। नरसिम्हा राव सरकार ने
पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करवाया। इस समय तक जो पंचायती राज था वो संवैधानिक नहीं था, लेकिन नरसिम्हा राव सरकार ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया है 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा। इन्होंने इजराइल को राजनीतिक मान्यता प्रदान की। नरसिम्हा राव ने ही इजराइल को राजनीतिक मान्यता प्रदान की थी दोस्तों। पूर्व की ओर देखो नीति, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पूर्व की देखो और नीति किसने चलाई? पीवी नरसिम्हा राव ने। पूर्व की ओर देखो नीति चलाई थी नरसिम्हा राव ने। पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से पहले पीएम बने और यह आंध्रा के सीएम भी रहे। मतलब दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो पहले पीएम है नरसिम्हा राव, जो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं दक्षिण भारत से। ये पहले आंध्रा के क्या थे? सीएम थे, मुख्यमंत्री थे दोस्तों। नरसिम्हा राव के बाद भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। 16 मई 1996 को बनते हैं और 1 जून 1996 को, लगभग आधे महीने तक के ये क्या बनते हैं? भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। पहले पूर्णतः गैर कांग्रेसी पीएम, पहले पूर्णतः गैर कांग्रेसी पीएम है। इस समय तक जो भी आते थे मिलते जुलते कांग्रेसी आते थे, पूर्णतः गैर कांग्रेसी पीएम बने हैं, वो बने हैं अटल बिहारी वाजपेयी। एक समय में सबसे कम कार्यकाल है इनका एक समय में बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी है। इनके बाद फिर आते हैं 14 नंबर पर हमारे एचडी देवगौड़ा, 1 जून 1996 को और 21 अप्रैल 1997 तक देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। ये भी संयुक्त मोर्चा सरकार से क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं दोस्तों। एचडी देवगौड़ा के बाद भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं इंद्र कुमार गुजराल। 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक ये क्या रहते हैं? भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। इन्होंने गुजराल सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या दिया है? गुजराल सिद्धांत। ये आगे देखेंगे ये गुजराल सिद्धांत है क्या। ये देवगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री थे। जो देवगौड़ा सरकार थी मित्रों, इससे पहले इंद्र कुमार गुजराल बने, इससे पहले एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय ये विदेश मंत्री बनाए गए थे। इन्होंने गुजराल सिद्धांत देवगौड़ा सरकार में दिया था, समझे मित्रों, लेकिन सामने आया जब ये खुद प्रधानमंत्री बने उस समय। अर्थ क्या होता है गुजराल सिद्धांत का? भारत अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ स्वयं पहल करते हुए अच्छे संबंध स्थापित करेगा। गुजराल सिद्धांत यह था कि भारत है जो अपने पड़ोसी राष्ट्र है उनके साथ खुद पहल करते हुए अच्छे संबंध स्थापित करेगा दोस्तों। इंद्र कुमार गुजराल के बाद फिर वापस बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। इस बार बनते हैं 19 मार्च 1998 को और 13 अक्टूबर 1999 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। फिर चुनाव होते हैं और 13 अक्टूबर 1999 को फिर प्रधानमंत्री बनते हैं और 22 मई 2004 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। जब अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने दूसरा और तीसरा परमाणु परीक्षण 11 और 13 मई, दूसरा तो 11 मई को, तीसरा 13 मई 1998 को पोखरण में ही किया दोस्तों। इस ऑपरेशन जो ये परमाणु परीक्षण हुआ इसका नाम दिया गया ऑपरेशन पावर फर्स्ट एंड पावर सेकंड। ऑपरेशन पावर फर्स्ट एंड सेकंड, इस परमाणु परीक्षण को नाम दिया गया दोस्तों। भारत की परमाणु नीति 1999 में बनाई गई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो परमाणु नीति है वो भारत में कब बनी? 1999 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में। अर्थ क्या है परमाणु नीति का? परमाणु हथियारों के प्रयोग करने की नीति। भारतीय संदर्भ में इसका देखें तो पहले प्रयोग नहीं करने की नीति। मतलब कि भारत की परमाणु नीति यह है कि भारत कैसी भी स्थिति हो पहले परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। मित्रों, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो इनके समय भी उप प्रधानमंत्री बनाए गए। किनको बनाया गया उप प्रधानमंत्री? लाल कृष्ण आडवाणी को। 2002 से 2004 तक लाल कृष्ण आडवाणी को अटल बिहारी वाजपेयी ने उप प्रधानमंत्री बनाया। इनको भारत रत्न दिया गया 2014 में। 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी को जब यहां पर मोदी सरकार आती है तो वहां पर दिया जाता है क्या? भारत रत्न। इन्होंने 86वां संविधान संशोधन 2002 किया। यह हमारा शिक्षा से जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो 2002 के अंदर 86वां जो संविधान संशोधन है वो हुआ जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया।
जो अनुच्छेद 21 का है उसके अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, नीति निर्देशक तत्व भी बनाया गया शिक्षा को अनुच्छेद 45 के द्वारा। अनुच्छेद 51 के में शिक्षा माता पिता का कर्तव्य बनाया गया, मौलिक कर्तव्य, यानी कि मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य शिक्षा को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। आगे है 91वां संविधान संशोधन 2003 में इन्होंने किया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 में इन्होंने किया। 91वां और 92वां जो संविधान संशोधन है वो भी किसने किया है? अटल बिहारी वाजपेयी ने। दोस्तों जो 92वां, ये यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, उसमें जो 8वीं अनुसूची है उसमें 4 राज्य भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो। वर्तमान में राज्य भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। तो ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। नारा दिया था इन्होंने, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अटल बिहारी वाजपेयी ने नारा दिया है जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो मित्रों ये बताओ, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट, पहले बोला था मैंने आपको, और इसका आप कमेंट करके बताएंगे मेरे को, किसने दिया था जय जवान जय किसान का नारा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते हैं कौन कौन मेरे साथी है जो सही कमेंट करते हैं। कितना याद रहता है आपको? उस समय बोला था, बोल रहा हूं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, जबकि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया मित्रों? किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। पहले पीएम जिन्होंने यूएनओ की महासभा को हिंदी में संबोधित किया, यानी अटल बिहारी वाजपेयी है, इन्होंने जो महासभा है यूएनओ की महासभा उसको हिंदी में संबोधित किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिंदी में संबोधित किया, यानी दूसरे पीएम कौन है? मोदी है। कारगिल युद्ध 13 मई 1999 से प्रारंभ होता है। 27 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय चलाकर उसको क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। ऑपरेशन विजय किससे जुड़ा हुआ है? कारगिल युद्ध से जुड़ा हुआ है। और कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी का नारा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। आगे चलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। लगातार 2 बार ये प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए 22 मई 2004 से 22 मई 2009 को यूपीए फर्स्ट सरकार, 22 मई 2009 से 26 मई 2014 तक ये बनते हैं यूपीए सेकंड सरकार में प्रधानमंत्री। इन्होंने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया है। यूपीए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार का नेतृत्व किया था फर्स्ट एंड सेकंड 2 बार। कांग्रेस के नेतृत्व पहली बार गठबंधन सरकार, यानी कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर गठबंधन सरकार बनती है पहली बार। 2004 में मनमोहन सिंह बनते हैं प्रधानमंत्री 22 मई 2004 को। इन्होंने अक्टूबर 2008 में अमेरिका के साथ 1, 2, 3 एसएनए परमाणु समझौता, नागरिक परमाणु समझौता संपन्न किया, जो बहुत ही चर्चा में रहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनकर आ सकता है। 1, 2, 3 एसएनए परमाणु समझौता, नागरिक परमाणु समझौता किन देशों के मध्य हुआ है? भारत अमेरिका के मध्य। और उस समझौता के समय भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। दोस्तों 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया है। 12 अक्टूबर 2005 को जो सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार अधिनियम जो हमें अभी प्राप्त है, वो लागू किया था डॉक्टर मनमोहन सरकार ने। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। 2 फरवरी 2006 से नरेगा चलाया। विश्व की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली गारंटी कानून योजना नरेगा। जब यह नरेगा बनी और इसको चलाया गया तो इस समय इसका नाम था नरेगा। 2 अक्टूबर 2009, लगभग 3 साल बाद इसको मनरेगा में बदला गया। मनरेगा, समझे मित्रों? तो नरेगा को किस में बदला गया? मनरेगा में। और ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों में थी। मनरेगा विश्व की सबसे बड़ा रोजगार देने का कानून है। विश्व का सबसे बड़ा रोजगार देने का कानून मनरेगा, जिसको मनमोहन सरकार ने ही चलाया था मित्रों। इन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किसने बनाया? किसने बनाया मित्रों? मनमोहन सरकार ने बनाया, जिसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया।
जब इसको लागू किया गया था, यह संपूर्ण भारत में लागू किया गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। इन्होंने भोजन का अधिकार, यह भी इंपॉर्टेंट है, भोजन का अधिकार खाद्य सुरक्षा योजना 2 अक्टूबर 2013 से लागू किया। भोजन का अधिकार यानी भारत का प्रत्येक नागरिक को भोजन प्राप्त करने का अधिकार होगा, यह भी मनमोहन सरकार ने ही बनाया दोस्तों। इन पर एक पुस्तक लिखी गई एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री, जो बहुत ही चर्चा में रही। यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री किनके बारे में लिखी गई है? मनमोहन सिंह के बारे में। इसके लेखक है संजय बारू दोस्तों। ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के बाद 26 मई 2014 के बाद भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, जो वर्तमान में है हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 26 मई 2014 से 26 मई 2019, 26 मई 2019 है मित्रों, 91 में लिखी गया यहाँ पे, 2019 से वर्तमान में ये हमारे प्रधानमंत्री है। तो देखते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में इन्होंने क्या क्या किया। इन्होंने एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनाई। एनडीए मतलब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। वैसे बीजेपी से है ये, और बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन जो बीजेपी है वो एनडीए का घटक दल है, तो उसके साथ इन्होंने सरकार बनाई, एनडीए की सरकार। एनडीए फर्स्ट एंड एनडीए सेकंड, दोनों के अंदर ये क्या है? प्रधानमंत्री देश के हैं। इन्होंने 16वीं व 17वीं लोकसभा का नेतृत्व बीजेपी के पूर्ण बहुमत से किया है। 16वीं में 2014 में बने, 2019 में बने 17वीं लोकसभा के क्या ये प्रधानमंत्री दोस्तों। इन्होंने पड़ोसी देशों के साथ पहले पड़ोसी नीति चलाई। पहले पड़ोसी नीति किसने चलाई है? किसने चलाई है मित्रों? नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। आसियान के साथ एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी, एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी का प्रारंभ किया था नरेंद्र मोदी ने। ये पहले पीएम बने जो स्वतंत्र और गणतंत्र भारत में पैदा हुए, यानी भारत की आजादी के बाद पैदा होने वाले प्रधानमंत्री हैं। ये बाद में पैदा हुए और भारत के प्रधानमंत्री बने। इनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को। कब हुआ था? 17 सितंबर 1950 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है मेक इन इंडिया। क्या नारा है? मेक इन इंडिया। बात करते हैं इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम क्या है मित्रों? इनकी पत्नी का नाम है यशोदाबेन चिमनलाल। यशोदाबेन चिमनलाल। 99वां संविधान संशोधन 2015 करवाया, जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से जुड़ा हुआ था। 99वां संविधान संशोधन 2015 में मोदी सरकार ने किया, जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से जुड़ा हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2015 में इसको कर दिया समाप्त दोस्तों। 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया, जो बांग्लादेश के साथ भूमि संबंधी समझौते से जुड़ा हुआ था। बांग्लादेश के साथ जो भूमि वाला विवाद चल रहा था, उससे जुड़ा हुआ इन्होंने 100वां संविधान संशोधन किया और उसको सुलझाया। 101वां संविधान संशोधन 2016-17 में करवाया जीएसटी को लेकर। जो 101वां संविधान संशोधन हुआ है वो जीएसटी को लेकर हुआ था, और जीएसटी को भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी करवाई, जो भारत में विवादास्पद मानी जाती है। मोदी ने भारत के अंदर जो नोटबंदी करवाई थी वो विवादास्पद मानी जाती है। मोदी ने सबसे पहली यात्रा विदेश यात्रा की थी भूटान की, जो जून 2014 में की थी। 2001 से 2014 तक ये गुजरात के क्या थे? मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो क्लास थी उसके अंदर हमने प्रधानमंत्री से संबंधित जो 74 नंबर और 75 नंबर अनुच्छेद है और भारत के जो प्रधानमंत्री है उनसे रिलेटेड जानकारी देखी। सेकंड ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद ये क्लास रहेगी, क्योंकि लगभग क्वेश्चन है आपको इनसे मिल जाएंगे। जो भी क्वेश्चन अगर प्रधानमंत्री से बनेगा तो इनसे शायद ही बार बने। और मित्रों जो करंट अफेयर्स है मोदी के बारे में, वो हम करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर अलग से चर्चा करेंगे, तो वहां पर विस्तार से चर्चा कर लेंगे। बस आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। नोट्स आपको चाहिए इतिहास के और जो राजनीति विज्ञान है, इन दोनों की जैसे क्लासें होती है, इतिहास के कंप्लीट नोट्स ऐप पे मिल जाएंगे, और जो इतिहास हमारा राजनीति विज्ञान है इस क्लास तक के नोट्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे। तो लाइक शेयर, और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।